नमस्कार दोस्तों, सत्तर पुलिस टाइम्स न्यूज और रेड फ्लैग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे हस्ती को आमंत्रित किया है जो ना ही सिर्फ अपने पूरे पुलिस बल के सेवा कार्यकाल में एक उम्दा ऑफिसर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही वो एडवोकेट, लेखक, कवि, संत साहित्यिक थे, या फिर वो बोले संविधान के उन्होंने निरूपण किए, पारायण किए हैं। यंग जनरेशन के लिए हम काम कर सकते हैं या फिर प्रेरणा बन सकते हैं, इसके लिए वो आज भी काम कर रहे हैं। अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पदक भी उनको मिला है अपनी पुलिस सेवा के लिए। तो ऐसे हमारे पूर्व एसीपी धनराज वंजारी साहब, तो उनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो लगभग 40 साल उन्होंने पुलिस बल में सेवा की है और बहुत सारी कठिनाइयां उनको आई होगी। तो हम उनसे आज पूछने वाले पूरा जो अपना जो जीवन क्रम है उसमें एज अ पुलिस ऑफिसर जो आप सर ये कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, तो हर समय में आपको बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आए होंगे, तो वो कैसे आप पार करते करते आगे बढ़ते गए? जब मैंने पुलिस ज्वाइन की उसके पहले मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हुआ करता था, कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता था। एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद एमपीएससी की एग्जाम हुई, मैं पुलिस ऑफिसर बोल के सिलेक्ट हुआ और मेरी पोस्टिंग बम्बई में हुई, क्योंकि ट्रेनिंग इंग्लिश में ली थी। बम्बई में इंग्लिश स्पीकिंग पुलिस ऑफिसर की जरूरत होती थी उस जमाने में। इट वॉज 1980 आई वॉज पोस्टेड एंड डोंगरी पुलिस स्टेशन ये मेरा पहला पुलिस स्टेशन था। जबकि रसी दरबा, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम तो खैर बच्चा था उस वक्त, उसका कोई जिक्र नहीं था गुनहगारी के क्षेत्र में, लेकिन वो उभरता हुआ क्रिमिनल बोल के था उस जमाने में। और मेन जो मुझे प्रोफेसर से पुलिस ऑफिसर बनने में कठिनाई आई वो ऐसे थी कि पुलिस के कुछ हथकंडे ऐसे होते हैं, काम करने के तरीके, प्रैक्टिकल, हम ट्रेनिंग अलग लेते हैं, प्रैक्टिकल अलग होती है। तो उस हथकंडों में कभी कभार मेरे यूनिफॉर्म के भीतर का प्रोफेसर और पुलिस ऑफिसर इसमें कश्मकश हो जाती थी। लेकिन पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म के बावजूद मैंने मेरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर को जिंदा रखा और फिर उनकी कश्मकश के बावजूद कई बार उनकी दोस्ती भी हो जाती थी और वो प्रोफेसर जो है पुलिस ऑफिसर को हेल्प करता था। और ऐसे समय में जबकि पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर कम थे और मैं एमएससी था उस वक्त, तो मुझे मेरे बैच वाले सारे कहते थे अरे तो ग्रेजुएट में आता, अब तो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ आ गए, प्राध्यापक साहब बोल के बुलाते थे। कभी कभी तंग भी आ जाता था। अब मैंने खत लिखा था मेरे पूर्व प्राचार्य को, उसको ये कह के कि भाई मैं तंग आ गया, मैं आता हूँ, मुझे प्रोफेसरी करनी है। अच्छा। उनका खत मुझे आया था, उसके जवाब में जो मैंने आज तक संभाल के रखा है, उन्होंने कहा था कि आप वहीं रुकिए, पढ़े लिखे पुलिस अफसरों की जरूरत डिपार्टमेंट को होगी, तब आपकी कीमत पता चलेगी। हाँ। मतलब एज अ प्रोफेसर आपने पहले काम किया है, उसके बाद आपने एमपीएससी के एग्जाम दी और उसके बाद आप पुलिस बल में शामिल हो गए। जी जी। तो मतलब जैसे एज अ प्रोफेसर आपने अपनी करियर की शुरुआत तो की, बट ऐसा कौन सा एक पॉइंट है जिसपे आपको लगा कि आपको अभी नहीं पुलिस ऑफिसर बनना है करके? ऐसा कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है? एक ऐसी दिल में एक चाहत थी। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम अपने जेनेटिक्स से जब बात करते हो तो लगता है कि प्रोफेसर ही तो ठीक है। हाँ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है और उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि तुझ में क्या है। तो मुझे अक्सर ये महसूस होता था जब भी मैं हिंदी फिल्मों का बड़ा कायल था। अच्छा। और पुलिस ऑफिसर के रोल आते थे, इफ्तिखार साहब उस जमाने में थे, वो जगदीश एक आर्टिस्ट हुआ करते थे जो अक्सर पुलिसों के रोल पे या करते थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। आवाज भी थोड़ी मतलब वैसी ही थी, दर्जे वाली भारी थी, तो लोग भी कहा करते थे। तो ये चाहत जागी। लेकिन जब मैं पुलिस ऑफिसर बना तब मुझे वाकई ये महसूस हुआ कि प्रोफेसर से ज्यादा अच्छा पुलिस ऑफिसर मुझ में है। हाँ, तो वो बात अपने पकड़ के फिर आगे मैंने मेरा सफर शुरू किया। बट मतलब जैसे आप बोले कि वैसे प्रोफेसर थे वो भी हम केमिस्ट्री सिखाते थे, तो मतलब केमिस्ट्री बोले तो पूरे फॉर्मूलाज वगैरह, और वहां से जाके फिर यहाँ पे आना और देश के प्रति पूरा आदर और सम्मान रख के अपना कर्तव्य निभाना, ये भी एक अलग बात है। एज अ पुलिस ऑफिसर आपने काम तो किया है, उसके साथ स्पीकर हो, उसमें भी आप संत साहित्यिक हो और भगवान गौतम बुद्ध उनके विचारधारा आप अपनाते हो, उनका प्रचार करते हो, प्रसार करते हो, कवि हो, लेखक हो,
उसमें भी आपने अलग अलग आपके कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। तो ये सब जो मतलब एक साथ सारी चीजें करना सर, कैसे बैलेंसिंग कैसे किया आपने? एक्चुअली ये आप मतलब जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनको जानना बहुत जरूरी है, तो वो कैसे करते हैं आप? ये सारी मेरी यूनिफॉर्म की देन है। पुलिस की सर्विस एक ऐसी सर्विस है कि जिसके अंदर वर्सटाइल लेवल ऑफ सोसाइटी, मतलब आवाम का हर तबका तुम्हारे संपर्क में आता है। प्रोफेसर आते हैं, प्राध्यापक आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल सीए, बड़े बड़े होटलों के मैनेजर, बड़े बड़े कंपनियों के अधिकारी उसमें आते थे। JRD टाटा के साथ में बैठकर आधी कप चाय पीने का सौभाग्य मुझे उस वक्त मिला था जब उनके बॉम्बे हाउस में एक चोरी हुई थी जिसका मैं तहकीकाती अफसर था। संजय दत्त की अरेस्ट मेरे हाथों से हुई थी। उसके बाद में सलमान खान की जो बाद में इंक्वायरी हुई थी, सेकंड इंक्वायरी, उस इंक्वायरी का मैं अफसर था। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में मुझे लगा कि रियल हीरो बनने से बेहतर होता है रियल हीरो बनना। और रियल हीरो तो मुझ में है सर। वैसे देखा जाए तो आप रियल हीरो भी बन जाते हैं। तो इस तहत वो चाहत एक के बाद एक होती रही। और मैं अपने आप में कौन कौन सी और पहलू वाली व्यक्तित्व है उसको ढूंढता रहा। जब मुझे लगा कि अरे आई कैन राइट अ गुड पोएट्री, तो मैंने जब पोएट्री लिखी, ये भी डिपार्टमेंट की देन है एक्चुअली। डिपार्टमेंट में काम करते वक्त इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मैंने एक पूरी तरह से मुस्लिम का रोल निभाया था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के कुछ हथियार लोगों ने गलत तरीके से इंडिया में लाए थे, वो पकड़ने थे। तो उसको हमने पकड़ा, उसको अंजाम दिया। और उसके बाद में मेरा प्रमोशन हुआ, मेरा तबादला गढ़चिरौली में हुआ, नक्सलाइट में हुआ। वहां मैंने 2 साल काम किया। वहां का अनुभव, लोग कहते हैं कि नक्सलाइट में जाना बोले तो पनिशमेंट होता है, लेकिन मुझे कभी पनिशमेंट नहीं लगी, क्योंकि वो 2 सालों ने जो तजुर्बा मुझे दिया है, मैं जिंदगी में ऐसा तजुर्बा और कहीं हासिल नहीं कर सकता। तो ये जो देन थी ये मेरे यूनिफॉर्म की थी। अच्छा, भीतर प्रोफेसर जो था केमिस्ट्री का वो बरकरार था, वो बिल्कुल सही तरीके से मुझे साथ देता था। फिर कई छोटे मोटे फोरम पे जाना, स्पीच देना, भाषण देना। अरे पुलिस ऑफिसर इतनी अच्छी बात करता है तो लोगों में बड़ा उसमें जज्बा आ जाता था, बड़ा मजा आता था। फिर उन दौरान कुछ ऐसी हालतें गुजरी कि मेरे किरदार में पुलिस के कुछ एनकाउंटर हुए। और एनकाउंटर होने के बाद में मैंने एक दिन शाम को बैठ के सोचा कि मैं प्रोफेसर था, खुदावंद परवरदिगार मालिक चाहते थे कि मेरे हाथ में कलम हो, इत्तफाकन मेरे हाथ में पिस्तौल आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को मारता फिरूं। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक तब्दीली थी मेरे जीवन की, जिससे मेरी माँ का भी रोल बहुत अच्छा था। मैं जब भी फॉरेन गया यूनाइटेड नेशन के डेपुटेशन पे, यूनो में मैंने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी बोल के जब सेंट्रल यूरोप में काम किया, कोसोवो, बोस्निया, उस टाइप का वो एरिया, उस वक्त 2000 साल की बात है। तब मेरी माँ ने मुझे ज्ञानेश्वरी की एक छोटी सी किताब दी और मैंने उसको पढ़ा। तब तक मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी नहीं थी। वो पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि अब जीवन में एक बदलाव की बड़ी सख्त जरूरत है। और मैं फिर वो छोड़ के बच्चों के साथ घुलना मिलना, उनसे बातें करना, उनके दिल की बातों को सुनना, ये सारी काम म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में जाकर करने लगा। लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था, यूनिफॉर्म में अफसर आ रहे, बात कर रहे, उनको बड़ी चाहत होती थी पिस्तौल देखने की, ये करने की, वो करने की। कई बच्चों को मैं पुलिस थाने में लेके आके उनको विजिट कराता था। तो इस तरीके से वो जाने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ, वो संत ज्ञानेश्वर और दूसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके चरित्र पढ़ने के बाद में मुझे ये पता चला कि अगर इंसान को सही बदलना है तो टीनेज जो उसका है, पौगंडावस्था, कुमारावस्था हम जिसे कहते हैं, उसका उस अवस्था में विचारों का परिवर्तन उसमें लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने अमृत क्षण कोड़े टीनेज के ऊपर किताब रखी। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी टीनेज में लिखी, शिवाजी महाराज ने अपनी अंगुली काट के जो प्रतिज्ञा करी कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा, वो 16 साल का था। तो ये टीनेज एक करिश्माई उम्र है इंसान की, और ये करिश्माई उम्र का ऐसा नतीजा हो सकता है करके मैंने वो किताब लिखी, बड़ी फेमस हुई, बहुत चलने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे हाथों से कविताएं हुई, कालस्य कारणम कविता संग्रह मराठी में आया, शिलालेख आया। बावजूद इसके मैं थोड़ा हिंदी में पहले से ही अच्छा स्टूडेंट था, नागपुर का होने के कारण हिंदी हमारे घर में बोली जाती थी, और उर्दू मैंने पढ़ी। तो उर्दू के पढ़ने के बाद में
इतना मजा आने लगा कि मैंने उर्दू में कुछ पोइट्री लिखी, और जब पोइट्री की किताब मैंने छपवानी चाहिए तो मैं गया जावेद अख्तर साहब के पास कि साहब आप इसमें प्रिपेज लिखिए। अच्छा। वो पहले तो मुझ पर भड़क के बोले नहीं नहीं मैं नहीं लिखूंगा, आप और किसी से लिखवा ले। मैंने कहा सर मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं हूँ पुलिस वाला, हूँ प्राध्यापक, ऊपर से मराठी और उर्दू का पोइट्री लिख रहा हूँ। अगर मेरे पोइट्री में पोइट्री वैल्यू है या नहीं है, ये आप जैसा जोहरी जब तक न बताए तो मैं किताब को विमोचित नहीं करूंगा। अच्छा। मुझे नहीं प्रकाशित करना है। तो कहने लगे यार अड़ियल हो, बैठ जाओ। और उन्होंने जो प्रीफेस लिखी है उसके बावजूद मेरा हौसला बढ़ा और मैंने फिर उर्दू की किताब को विमोचित किया। गुलजार साहब सेकंड एडिशन के प्रमोशन पर मेरी किताब के बेजुबां तर्ज के आए थे, खुद आए थे। तो ये सारा इतिहास जब मैंने देखा कि एक पुलिस की नौकरी इतना सारा सब कुछ दे सकती है। मैं कवि बना, लेखक बना। अच्छा, डिपार्टमेंट के चलते मैं पहले ही काफी एजुकेशन का कायल था। मेरे को कुछ भी बोलो, कोई डिग्री बताए, ये बताए, तो मैं उसमें घुस के पूरा ये करता था। तो मैंने डिपार्टमेंट में रहते रहते गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB की, और उस वक्त बताने में आज मुझे अच्छा लगता है कि यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर था LLB में। अच्छा। तो LLB हुई, ये हुई, तो लोग वैसे भी इम्प्रेस रहते थे। और फिर पर्सनैलिटी, थोड़ा सी आवाज, थोड़ा सा हुनर या उर्दू का लहजा, उसमें धीरे धीरे ये सारा मजा आने लगा। जब मुझे आचार्य अत्रे अवार्ड मिला बहुत अच्छे ओरेटरी के लिए, स्पीकर के लिए, तब मेरा हौसला और बढ़ता गया कि हाँ मुझ में कुछ काबिलियत है। वो कौन सी सर कविता थी जिसके लिए आचार्य अत्रे पुरस्कार आपको मिला था? आचार्य अत्रे पुरस्कार मेरी ओरेटरी के लिए मिला। अच्छा, ओरेटरी के लिए मिला था। कविताएं तो ऐसे बहुत थी। कविता संग्रह कितने हुए आपके प्रकाशित? 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, 2 मराठी में, 1 उर्दू में है। 3 किताबें हैं, उसमें अमृतसन कोड़े एक है, दाइटले डोड़ एक किताब है, और बस इतनी शिकायत है वो भी एक किताब है। मतलब जो युवा पीढ़ी है अगर वो कौन से भी मतलब फील्ड में जाए तो भी अपने अंदर की जो चाहत है तो उसे कभी खत्म ना करे, उसे जिंदा रखे और साथ साथ में वो भी काम करे। उसे जिंदा रखे, उसके पहले वो पहचाने कि मुझ में क्या है, काबिलियत क्या है, मुझ में काबिलियत क्या है। और ये पहचानने का तरीका भी बड़ा आसान है। किसी चीज की चाहत हो जाए तो ये देख ले कि पोटेंशियल है कि नहीं है। लाइकिंग एंड पोटेंशियल मैंने उसमें लिखा है कि अगर लाइकिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन पोटेंशियल भी है तो और अच्छी बात है, सोने में सुहागा। खैर दोनों से मिलके फिर हमें आगे जाके बढ़ना है, करना है तो आदमी कर सकता है। 26/11 जैसे आप बोले कि 26/11 तो है, बट 26/11 के यहाँ आने वाले उससे पहले आपने कहा कि जैसे आपके जमाने में करीम लाला या फिर दाऊद जैसे मतलब बड़े जो लोग ये है तो वो मतलब थोड़ा दहशत का माहौल था पूरा। तो उस समय पे आप नए नए अगर ज्वाइन हुए होंगे तो वो कैसे पूरा हैंडल किया सिचुएशन? डोंगरी पुलिस थाना वैसे ही दहशत से भरा हुआ एरिया था। तुमको बता दो, डोंगरी पुलिस थाने में मेरा क्वार्टर था। अच्छा। तो बच्चों की ट्यूशन लेने के लिए प्राइवेट टीचर आती नहीं थी क्योंकि मैं डोंगरी में रहता था। हालांकि पुलिस थाने के क्वार्टर में अंदर महफूज जगह में रहता था, तब भी लोग आते नहीं थे। तो आप टेरर को समझ सकते हो। करीम लाला की एक गैंग हुआ करती थी, दाऊद उभरता हुआ गैंग था, हाजी मस्तान था, रशीद अरबा था, आलम जेब था, उस वक्त के नामचीन गुंडे। और उस वक्त का क्राइम कंप्लीट वायलेंट क्राइम था। आज थोड़ा सा दिमाग लगा के ये करके वो करके चीटिंग, फसाना, ड्रग्स वगैरह ये इस्तेमाल होता है। उस जमाने में ऐसा नहीं था। सीधे सीधे रॉयट, सीधे सीधे बॉटल फेंक, सीधे सीधे तलवार, चाकू, इस तरीके से चलते थे। कट्टे भी चलते थे, रिवॉल्वर भी चलते थे। हाजी मस्तान और दाऊद के बीच में एक जमाना, दाऊद के जो पिताजी थे वो जो पुलिस में थे सभी जानते हैं, उनका अच्छा था। लेकिन साबिर नाम का जो दाऊद का भाई था उसकी मर्डर हुई। उसके चश्मदी गवाह हम है कि उसकी लाश उठाने से लेकर तो बाकी सारे काम किए। तब मैं नया नया था और गांव देहात से आया हुआ एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर ये सारी दुनिया से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। लेकिन जब ये मुझे अचानक से देखना पड़ा तो पहले तो बड़ा मैं अनकंफर्टेबल रहा। फिर सोचा कि अगर ये नौकरी करनी है और आवाम तुम्हारे तरफ कुछ आशाएं रखकर देखती है, उनके नजर में आपके लिए कुछ अच्छा भाव है, तो यू आर सपोज टू डिलीवर द गुड्स। उनके लिए आपको कुछ करना है। तनख्वाह मिल रही है इसीलिए मिल रही है। और फिर दूसरा दिल ये भी कहता था कि अगर नहीं होता है तो छोड़ दो,
चले जाओ। लेकिन प्रोफेसर कहता था कि नहीं छोड़ो, आप इसमें अच्छे हो। तो ये बात होती रही और फिर उसमें मैंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। मतलब अभी खुद के मुंह से खुद की सराहना क्या करे, लेकिन मुझे फिर जब इंटरनेशनल पुलिस मेडल मिला यूनाइटेड नेशन में, तब पता चला कि इतना बेहतरीन पुलिस ऑफिसर जो मेरे भीतर है, मेरे जेनेटिक्स में है, वो अगर मैं पुलिस की वर्दी नहीं पहनता तो दुनिया में उजागर हो नहीं सकता। उसके बावजूद मुझे भारत के राष्ट्रपति का मेरिटोरियस मेडल वो मिला, स्टेट का मिला। उसके बावजूद मैं बेस्ट डिटेक्टिव बोल के मुझे यूनियन गवर्नमेंट की होम डिपार्टमेंट का पुरस्कार मिला। दैट इज इन 1986 हैदराबाद में वो कोर्स हुआ था। वो किस चीज के लिए सर? जैसे मैंने वो पढ़ा आपका पूरा लिस्ट जो आपने दिया था पुरस्कारों का, तो उसमें था, मैं बोला पुलिस ऑफिसर है, एडवोकेट है, कवि है, साहित्यिक है, बट ये डिटेक्टिव अवार्ड कैसे और किस चीज के लिए मिला? वो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल होती थी और उसमें हर स्टेट से, भारत से हर स्टेट से कुछ चुनिंदा अफसरों को निकाल कर भेजते थे ट्रेनिंग के लिए। दैट्स एडवांस स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक फोरेंसिक तरीके से कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, दैट वाज द डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। और उसकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो वो ट्रेनिंग वहाँ हैदराबाद में हुई थी। अच्छा। उसमें हम अव्वल आए थे पूरे इंडिया से। तो वो भी एक नाम होता है कि महाराष्ट्र का ऑफिसर अगर भारत में अव्वल आया तो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा जाता है, मुंबई पुलिस ऐसे। तो वो बड़ी फक्र वाली बात थी। तो ये सब होने के साथ में मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था और बड़ा खुश हुआ करता था कि हर वक्त अच्छे अच्छा अनुभव आया। ये नहीं कि बुरे अनुभव नहीं आते, बुरे भी अनुभव बहुत आते थे। खिंचातानी बहुत होती थी, दुश्मन बढ़ जाते थे, मुझे तकलीफ देने वाले लोग कहीं से आ जाते थे, लेकिन ज्यादा लंबे नहीं जाते थे। तो मैं समझता था कि इनका काम है तकलीफ देना, इनको अपना काम करने दो, इनके मुंह मत लगो। दाऊद का अनुभव एक बार उसको लाया था पुलिस स्टेशन में, उसके डैडी आए थे, कुछ 110 का छोटा सा चार्ज होता है, कुछ बदतमीजी की थी उसके ड्राइवर ने, और फिर उसने आके ये किया तो उसको भी लाया। वो एक किस्सा याद आता है। अरुण गवली, जब मैं आगरीपाड़ा में था, मेरे जिंदगी का सबसे लास्ट एनकाउंटर आगरीपाड़ा में हुआ। उसके बाद मैंने तौबा कर ली और फिर मैं साहित्य की तरफ चला आया। उस वक्त अगर मैं उस फ्लो में बह जाता तो खैर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुझे बनना नहीं था। एनकाउंटर क्यों होते हैं इस बात से मैं ज्यादा परेशान रहता। और पढ़ाई करते करते फिर मुझे सारी बातें लगी कि हमने इन बच्चों को कैचिंग देम यंग बोल के उस उम्र में सही शिक्षा नहीं दी, इसका ये नतीजा है और वो हमने देना चाहिए। इसलिए फिर धीरे धीरे ये सारे चेंजेस मुझ में आते रहे। और जब मैं अपने चेंजेस को खुद ही से बात करता या घर में कभी बीवी से बात करता, बच्चों से बात करता, तो वो अक्सर यही कहते कि वॉट एवर यू डू यू विल डू नाइस, यू विल डू गुड। तो ये अनुभवों का सिलसिला चलता रहा। सलमान खान, संजय दत्त, वो केस भी आपने हैंडल के, संजय दत्त को अरेस्ट के लिए जो टीम थी हमारे उस वक्त के विष्णु कुंभार साहब थे, और फिर उस टीम में मैं शामिल था। वो जो लोक प्रभा के फ्रंट पेज पे फोटो छपी थी, तो मैं ही अकेला यूनिफॉर्म में, आज भी वो फोटो मीडिया पे है, फेसबुक पे है, सब तरफ घूमते रहती है। उस वक्त का अरेस्ट जरूरी था। और सलमान खान को उस वक्त, संजय दत्त को 93 के बम ब्लास्ट में, खैर बाद में तो वो इतिहास बन गया कि किस तरीके से वो केस बनी और किस तरीके से सिर्फ उनके ऊपर पोजेशन ऑफ वेपन का चार्ज रखा और टाड़ा उस वक्त था, वो निकाल दिया। वह मौका तो बाद में आया, ताड़ा निकाल दिया गया। उसमें काफी महज भूमिका बाला साहब ठाकरे, उस वक्त के शिवसेना के प्रमुख, उनकी रही। उनके पिताजी थे सुनील दत्त, उनकी भी रही। सुनील दत्त उसको खुद मिलने आते थे, तब मैं जेजे में था, तभी उसको बीमारी हुई थी संजय दत्त को फेफड़े की, उसका इलाज के लिए। ये सारी बातें, बड़ा इतिहास उसमें है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर उस जमाने में बहुत कम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता था, कम तादाद में रहता था। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने में मजा भी आता था। और तुम्हारे जो आला अफसर, जो वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे, होम मिनिस्टर तक, वो तुमको सुनने की, तुम्हारी तकलीफों को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। आज थोड़ा वो कम वक्त सर्विस करने का एक अलग चार्म
हुआ करता था पुलिस में। जैसे 26/11 के मुंबई हमले के वक्त भी आप ड्यूटी पे थे, तो आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका तब भी निभाई थी, तो वो पूरा कैसा, क्योंकि सब जगह पे एकदम तनावपूर्ण वातावरण था, दहशत फैली हुई थी, बहुत हद तक मीडिया की वजह से भी और ज्यादा वो गंभीर परिस्थिति सिचुएशन निर्माण हुई। उस टाइम पे एज अ पुलिस ऑफिसर आपने बहुत अच्छा काम तो किया है, बट वो सारी सिचुएशन कैसी थी और कैसे हैंडल किया आपने वो? मैं कपरेड पुलिस स्टेशन में जाने से पहले करकरे साहब के साथ में ATS में काम किया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में। करकरे साहब प्रमुख हुआ करते थे और वहीं से फिर मेरा तबादला कपरेड पुलिस स्टेशन में हुआ एज अ इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो कपरेड पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होने के बाद में मैंने वो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो फाइलें आती है वो देखी और मई महीने में मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई और मैंने शायद सितंबर में, अगस्त या सितंबर में एक पत्र लिखा कि टेररिस्ट अटैक अगर बम्बई जैसे शहरों में होना है तो वो समुंदर के रास्ते हो सकता है और हमारे बदवार पार्क का जो एरिया है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्राइडेंट होटल के बीच की जो एक खाड़ी है, थोड़ा पानी का पड़ाव का एरिया है, वहां से हो सकता है ये किया, क्योंकि वो एरिया जो किनारा है वो मेरे ज्यूरिडिक्शन में आता था। तो उस लेटर पे किसी ने जितना गौर करना चाहिए था उतना उस वक्त किया नहीं। मैंने कुछ तारीख नहीं लिखी थी कि किस तारीख को होना है, उतना कोई इंटेलिजेंस भी नहीं था, मेरी एक सोच थी। और उस वक्त का इकोनॉमिक रिसेशन, आपको अगर याद होगा 2008 में पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया था और जब कुछ ऐसा होता है इकोनॉमिक रिसेशन है कुछ, तब कुछ तो ऐसे उधम बातें होती है। मेरा ये मानना है कि दहशतगर्दी ये कोई क्रिमिनल या क्राइम के लिए नहीं की जाती, दहशतगर्दी की जाती है एक बिजनेस के लिए। या तो बिजनेस इज अ टेररिज्म या टेररिज्म इज अ बिजनेस। क्योंकि 26/11 होने के बाद में जितने सीसीटीवी कैमरेज या जितने डिजिटल या जितने मैकेनाइज हम लोग हुए, ये सारा 600-700 करोड़ का बजट था और ये सारे सप्लायर्स जो थे वो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर थे। तो टेररिज्म ऑलवेज हैज अ बिजनेस प्लान एंड vis-a-vis बिजनेस आल्सो कैन हैव अ टेरर प्लान, ये मेरा मानना है। अब इसमें बीच में कुछ बातें ऐसी हुई कि हमने हमारा ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद उसके ऊपर जो तवज्जो देना चाहिए था वो हुआ नहीं और 26/11 का अटैक हुआ। दुर्भाग्यवश करकरे जी उसमें नहीं रहे, करकरे जी की मौत हुई, उसमें भी काफी अटकलियां, काफी प्रश्न रहे, कुछ लोगों ने किताबें लिखी, कुछ लोगों ने ये लिखा वो लिखा। वो समय मेरे लिए खास करके बड़ा तकलीफ वाला, बड़ा क्लेश देने वाला रहा। काफी इंक्वायरी हुई और फिर प्रधान कमेटी के सामने सबसे लास्ट में मेरा स्टेटमेंट हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब आपने ये सब पत्र लिखा ही था तो आपने क्या उसमें सावधानी ली। तो मैंने कहा कि मैं जो जिस बात को कह रहा था दैट वाज अ ट्रबल फ्रॉम विद इन द वाटर। पानी पे मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, मैं जमीन की मेरी बात कर रहा था और इसलिए मैंने जो मुझे करना था वो वहाँ पे किया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो ऐसा हमला था, हमला क्या था, वो एक प्रकार का वॉर ही था और वो स्पॉन्सर बाय पाकिस्तान इस तरीके से हुआ। काफ़ी तकलीफें उस वक्त, अभी तुकाराम ओमले जैसे हमारे मतलब 16-17 अधिकारी अच्छे करकरे साहब के साथ में शहीद हुए। बड़ी भारी कीमत मुंबई पुलिस को उस 26/11 की देनी पड़ी। उसके बाद मुझे मेरे डिपार्टमेंट से जो लोग मेरे खिलाफ थे उन्होंने तकलीफ भी देने की थोड़ी बहुत कोशिश की, गलत केसेस मेरे ऊपर लगवाई, बाकी सारे प्रॉब्लम करने की कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह किसी इसमें कोई एक था ही नहीं तो कुछ हुआ नहीं। और मैं फिर वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर बन के मेरा प्रमोशन हुआ। मैं नायगांव में रहा 4 साल। नायगांव में मैंने 12,000 पुलिस कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट किया। अच्छा। वहाँ पे टेस्ट और सारी चीजें, उस वक्त RR पाटिल हुआ करते थे होम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी सराहना की कि ये 3 साल में एक भी कंप्लेंट इस रिक्रूटमेंट के बारे में आई नहीं। और वहाँ से मैं फिर 2013 में रिटायर्ड हो गया। अच्छा। अब 11 साल हो जाएंगे पूरे, 12वें साल में अच्छा। चलेंगे रिटायरमेंट के। सर जैसे आपने बोला कि बहुत सारी उपलब्धियां आपको तो है, वैसे आपने हासिल की है, बट एक रहते सिचुएशन या फिर एक मुकाम ऐसा कि वो हासिल करना था और मैंने कर दिया, तो ऐसी कौन सी बात है
कि जो आपने हाँ मुझे सब कुछ चाहिए था वो मिल गया एक वजह से, तो वो क्या वजह है? वजह ये है कि मुझे अपने आप की खोज करने में बड़ा मजा आता था। जब मैं देखता था कि मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, बहुत अच्छी शायरी कर सकता हूँ, तो उमंग ये होती थी कि कोई स्टेज पे मुझे शायर बोल के बुलाए। अच्छा। और मैं गाऊं, ऑर्केस्ट्रा को कंपेयरिंग करना, हटके, मतलब लोगों को महज ये सोच कर भी परेशानी होती है कि पुलिस वाला और ये शेरो शायरी क्या कर रहा है। अच्छा। उसी तरह संत साहित्य, मैं संतों के साहित्य से बड़ा प्रभावित था। तो सबसे बड़ा मेरा जो ट्रिगर पॉइंट जिसको कहते हैं कि एक भीतर से जज्बा शौक़ शहादत, में हमेशा कहता हूँ कि जज्बा शौक़ शहादत का क्या कीजिए कि आखिर हमने भी हथेली पे सर ले लिया, कत्ल होने से कब तक डरा करते हम, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ओह वाह, मस्त। तो इस तरीके से वो सब चलता रहा। हाँ। ये करते 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 जब संतों का जिक्र हुआ, देखा तो मैंने पीछे जाते जाते देखा ज्ञानेश्वर, बसवेश्वर, महानुभाव वगैरह सब करते करते तो बुद्ध इज द ग्रेट। और बुद्ध का एक्सप्लोरेशन जो मैंने रजनीश की जबानी सुना था, रजनीश के कैसेट उस जमाने में आते थे, तो बुद्ध के बारे में बड़ी चाह पैदा हुई। बुद्ध, चार्वाक, उनको देखने के बाद में लगा माय गॉड, क्या दुनिया है, क्या लोग हैं, कहाँ से आए हैं। और हमारे घर में शुरू से थोड़ा संतों का और इसका था, तो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सारे पढ़ने में आए थे। तो ये तो सब कुछ था ही। लेकिन ये एक प्रॉब्लम रिटायर्ड होने के बाद में मुझे लगा, अंबेडकर छूट गए। मैंने अंबेडकर को नहीं पढ़ा। आप यकीन नहीं मानोगे, रिटायर्ड होने के बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अंबेडकर थॉट्स में बम्बई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में एडमिशन लिया, स्टूडेंट बोल के। एंड आफ्टर रिटायरमेंट आई वाज सिटिंग देयर एंड लर्निंग। उसके बाद में दूसरे साल से मैं वहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर बोल के जाने लगा। मुझे कभी कभी इस बात का पछतावा होता है कि इन सबसे पहले मैंने अंबेडकर को पढ़ना था। अंबेडकर पढ़ने के बाद में चाहत जागी महात्मा फुले की, उसके बाद में छत्रपति, और अंबेडकर पढ़ने के बाद में इन सब महापुरुषों का अर्थ, इनकी मीनिंग सही तरीके से ध्यान गए। जितने गालिब अच्छे हैं उतना तुकाराम अच्छा है, जितने ज्ञानेश्वर अच्छे हैं उतने मीर अच्छे हैं। तो संत सूफी ये हमारा नेटवर्क है, हिंदुस्तान की धरोहर है, इस मिट्टी की धरोहर है भारत की। और इस धरोहर के पीछे फिर हमें कुछ करना है, जस्टिफाई करना है, आगे चल के हमारे आने वाली जनरेशन को ये देना है। आने वाली जनरेशन को मैं बिल्कुल दोषी नहीं मानता, दोषी हम लोग हैं। मैं अपने आप को दोषी समझता हूँ। अगर आगे वाली जनरेशन और हमारी जनरेशन में अगर कोई कोर्ट की केस हुई तो मैं वकील पत्र युवकों का लूंगा, जो नौजवान है उनका वकील पत्र लूंगा, इसलिए कि ये हमारी गलती, हमारा पाप है। मैं कहता हूँ कि हमने हमारे पास जो था वो सब कुछ उनको दिया, हर चीज उनको दी, लेकिन जो हम उनको दे ना सके उस बात की उनसे हमने उम्मीद रख ली, ये सबसे बड़ा जुर्म है। जब हमने उनको राजा भरत नहीं सिखाया, हमने मौर्य साम्राज्य जो उस वक्त का 42% वेल्थ ऑफ वर्ल्ड भारत में रखता था वो नहीं सिखाया, चक्रवर्ती अशोक सम्राट हमने नहीं सिखाया, राणा प्रताप हमने नहीं सिखाया, शिवाजी महाराज हमने सिर्फ यह मुसलमानों का दुश्मन इतना ही बताया, उतनी ही बताई। तो ये तो हमारे पाप है सारे सब। तो ये सारे पाप धुलाने हो गए। इसलिए नौजवानों में जाकर, युवकों में जाकर उनको ये कहना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी अपनी असली धरोहर को पहचानो। और ये जो कंफ्यूजन इरा है जिसको हम संभ्रम कहते हैं, कि इस संभ्रम से बाहर निकलो। जब तक आप संभ्रम से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको अपनी असली पहचान नहीं होगी, अपनी मातृभूमि की असली पहचान नहीं होगी। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से नहीं होगा, तो भारत माता को जानना होगा। जैसे अपने अलग अलग जैसे संत तो है ही, और ऐसे दिग्गज जो हमारे यहाँ व्यक्तित्व हुए हैं, उनके अगर हम लोग मोरल्स भी अपनाएं तो भी जीवन में बहुत सारे सुधार आ सकते हैं, या फिर एक अपने रास्ता मिल जाए युवा पीढ़ी को। तो उसके लिए अब तो कार्यरत है ही, साथ में अपने संविधान की पढ़ाई की है और संविधान के ऊपर अपने पारायण बोलेंगे उसे, या फिर निरूपण किए हैं।
तो वो कैसे और कितने आज तक निरूपण किए हैं अपने वो संविधान मैंने संविधान के ऊपर बात ऐसी हुई कि ह्यूमन राइट कमीशन के ज्ञानेश्वर मुड़े एक बार हमको मिले। उन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर कुछ करना चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा क्यों ना हम संविधान का पारायण करें। तो पारायण लफ्ज को लेकर काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, ये धर्म ग्रंथ तो थोड़ी है। मैंने कहा भाई अगर हिंदुओं का गीता है, मुसलमानों का कुरान है, सिखों का गुरु नानक साहब है, बाइबल है क्रिश्चियनों का, तो भारतीयों का धर्म ग्रंथ तो कौन सा है? तो क्यों ना भारतीयों का धर्म ग्रंथ भारत का संविधान हो। अगर भारत का धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है तो मैं इस उपक्रम को नाम दूंगा भारत संविधान का पारायण। टिकाएं हुई कुछ, लेकिन हर टिका को मैंने जवाब दिया। उसके ऊपर वो पारायण किया मैंने हर रोज कंटिन्यू। आप यकीन रखें इस बात पर 240 दिन रोज 7:15 से 8 बजे तक मैं संविधान का पारायण, जिसमें संविधान की घटनापीठ की स्थापना से लेकर संविधान के प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 2 परिशिष्ट, 12 रेफरेंसेस, ये सारे लेकर अंत में मैंने 25 नवंबर 1949 का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 2.5 घंटे का जो भाषण है उसके ऊपर भाष्य करके संविधान पारायण को अंजाम दिया। मैं समझता हूं मराठी में इस प्रकार का संविधान पारायण इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन मुझे कोई इसमें कहने में ये नहीं है कि मैं किसी पुरस्कार या किसी और चीज का मोहताज नहीं हूं, ना ही उसके पीछे कभी मुझे जाना है। लेकिन साहित्य सम्राट आचार्य अत्रे प्रतिष्ठान पुणे, उन्होंने इस बात को देखकर, बाबूराव कानड़े नाम के एडवोकेट है, बहुत उम्र दराज है, उन्होंने देखकर मुझे पुणे में बुलाकर भारतीय संविधान निरूपणकार ऐसा खिताब दिया। अच्छा। तो उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इनकी इस सफर में जो भी लोग मुझे मिलते रहे उन सबका मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर मेरे एक रशियन मित्र है, पुलिस ऑफिसर थे रशिया के। अच्छा। एंड्रयू बोल के, उन्होंने वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर पढ़ा था। जब हम दोनों में बातें होती थी तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट टू डू सम रिसर्च, और हमने दोनों ने मिलकर एक रिसर्च करी थी। उसके बाद में मैंने इंडिया वापस आने के बाद जब मिशन खत्म हो गया, जेनेटिक ओरिएंटेशन ऑफ थॉट डायनामिक्स, कि इंसान सोचता जो है वैसा ही क्यों सोचता है, और कौन है कि इंसान की सोच को गवर्न करता है, इंसान की सोच को कंट्रोल करता है, वो कौन है? तो उसका डीएनए है, उसका जीन्स है। और जीन्स आता कहाँ से है? वो जीन्स जब वो पैदा होता है तो वहीं से आता है। तो इस चीज को करके मैंने एक रिसर्च पेपर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 2006 में भेजी, जिसके तहत मुझे एमफिल इन ह्यूमन साइकोलॉजी डिग्री उन्होंने वहाँ पे दी। साइकोलॉजी मैंने कई स्कूल कॉलेजों में जाकर नहीं पढ़ी, वो वहाँ से मुझे मिली। तो पढ़ाई का जज्बा हमेशा दिल में जमा रहता था। आज भी कोई नई चीज सीखने की है तो मैं पहले जाकर बैठकर वहाँ पे जाके सीखना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी बहुत सीखना बाकी है, दुनिया को समझना बाकी है। हाँ, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है जो आप मतलब उम्र भर अगर आप चाहो तो भी सीख सकते हो, और सीखना पूरा नहीं होता। कोई भी आदमी पूरा बोलते हैं ना, लिटरेट पूरा कभी होता ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो वो छूटती है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो आप कर रहे हो, और मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपने सीखना जारी रखा, अभी भी सीख रहे हो आप और सिखा रहे हो, मार्गदर्शन कर रहे हो। सर, जैसे आपने बोला कि ओबीसी के हक के लिए भी आपने महात्मा फुले जी का गुलामगिरी पुस्तक है, तो उसके बारे में बताइए। वो एक्चुअली क्या उपक्रम था? वो मतलब घर घर जाके अपनी पुस्तक बांटी है या फिर उसकी पढ़ाई करके फिर वो थॉट्स बताए हैं? नहीं, पढ़ाई करके हमने थॉट्स तो बताए भाषणों में, लेकिन जहाँ जहाँ पे भाषण होते थे, वो विदर्भ के पौनी भंडारा जिले के एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर 11 अप्रैल को उनकी जयंती फुले साहब की, महात्मा फुले की मनाने के बाद में हमने पहले वहाँ से शुरू किया, और 1-1.5 साल वो चला उपक्रम, और मानगांव कोंकण में आकर उसकी समाप्ति हुई। करीबन लाख 1.5 लाख के ऊपर किताबें हमने लोगों को बांटी, लोगों ने स्पॉन्सर करी, फ्री में किताबें दी। 80 रुपए का किताब है उनका गुलामगिरी छोटा सा, वो किताब हमको 22 रुपए मिल जाती थी।
वो हमने लोगों को बांटा। देखा कि फुले पहुंचना चाहिए। फुले क्यों पहुंचना चाहिए कि जब मैंने अंबेडकर पढ़ा तो मुझे लगा कि अंबेडकर ने खुद होके बोला कि महात्मा फुले मेरे गुरु थे। और मैंने बाद में पॉलिटिक्स में आना जब चाहा, वो इसीलिए आना चाहा कि इंसानी आवाम के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी तकलीफें हैं, उसके हल पॉलिटिक्स में है। और वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक रूप से हो, पॉलिटिक्स से उसको हल कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ज्वाइन की। मैं उपाध्यक्ष था और एक इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, 3rd नंबर पे आया। उसके बाद मैंने देखा कि ओबीसी का जो समाज है, वो ओबीसी का समाज साथ में रहना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसमें कुछ कश्मकश हुई तो हमारे कुछ रवैये उनको ठीक नहीं लगे, रास नहीं आए। फिर वहाँ से हमने इजाज़त पाई और इजाज़त लेने के बाद मैं आकर अरविंद केजरीवाल के तरफ जुड़ गया। एक प्रमुख कारण बताता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़ा। उसकी वजह यह है कि मुझे अरविंद जी की पॉलिसीज़ में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अंश दिखता है पढ़ाई के बारे में। हम कहते हैं कि शिक्षा को फ्री करो। हमने आरटी की, राइट टू एजुकेशन लगाया, फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकारी स्कूलों का अंदाज ऐसा है कि हम सही एजुकेशन बच्चों को दे सकें? स्वास्थ्य नहीं है हमारे पास सड़कें अच्छी नहीं है हमारे पास, बाकी चीज़ें जो बेरोजगारी के जो प्रॉब्लम्स है। आप अभी युवकों के पास चले जाओ, आपने पढ़ाई की बात, मैंने तो ये सहज कह दिया कि भाई युवकों को इस उम्र में पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो युवक बेरोजगार है, जिसे पेट में भूख है, उसको तुम क्या पढ़ाओगे? तो ये सारी चीजें जरूरी है और ये पॉलिटिक्स के थ्रू हो सकती है। मैं कोई बहुत बड़ा एम्बिशन लेकर पॉलिटिक्स में गया नहीं कि मुझे मंत्री बनना है या मुझे एमएलए बनना है या फिर पार्लियामेंट में जाके मुझे स्पीच झड़नी है। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है अवामी तौर पर लोगों के दिलों को बदल के उनका जो रुख है सोचने का, वो बदला जाए। अब उनका रुख बदलेगा सोचने का, तब जाके तब्दीली आएगी। नहीं तो तब्दीली आने से नहीं। दुकान लगे हुए हैं, अगर बदलना है कुछ तो रिंदों का चलन बदलो। घर बदलना है कुछ तो रिंदों का चलन बदलो। मैखाने के साकी को बदलने से मैखाने नहीं बदला करते। क्या बात है। तो ये बात है। दारू की दुकान खोल रखी है, कोई धर्म की दारू पिला रहा है, कोई और दूसरी जात पात की दारू पिला रहा है। ऐसे में जो पीने वाला है वो अपनी चाल बदले तो अवाम सुधरेगा। जो आपका पूरा ये जीवन काल है, पुलिस सेवा या फिर आप संत साहित्यिक हो, स्पीकर हो, एडवोकेट हो, प्रोफेसर हो, मतलब बहुत सारे अपने स्टेजेस में आपने काम किया है। मतलब आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन, जैसे आपने बोला कि हमेशा मैं उनका साथ दूंगा, तो उनके लिए क्या आप मार्गदर्शन करोगे इस मौके पर? यंग जनरेशन को मैं इस वक्त ये कहना चाहूंगा कि आप आंखें खुली रख के सपने देखना सीखो। जब आंख खुलती है तो देखो कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरह से तुम्हें परेशान किया जा रहा है ज़हनी तौर पर। और जहां पर तुम्हें उजाला दिखता है, उजाले के पीछे भागो मत। हो सकता है कि वो उजाला तुम्हारे को प्रकाश देने के लिए नहीं किया हो, बल्कि तुम्हें जलाने के लिए जलाया हो। ये जो एड का दुनिया चल रहा है, हर चीज आभास बना रही है। तुम इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हो। वर्चुअल जिंदगी तुम्हारे ऊपर थोपी जा रही है फैक्चुअल जिंदगी के बजाय। और ऐसे में फिर एक समय आता है कि तुम्हें अपने आंसू बहाते बैठने के सिवा और कुछ बचता नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐ यार तुझे रोने का सलीका भी नहीं, ऐ यार तुझे रोने का सलीका भी नहीं, तू जानता ही नहीं अश्क होते हैं बहने के लिए या बहाने के लिए। अगर तू रोता है और तेरे अश्क का एक कतरा नीचे गिरता है तेरी आंख से, तो तुझे हक तभी है उस कतरे को बाहर निकालने का जब तुझे उस कतरे की कीमत पता हो। बेकीमत अगर तू रोता है तो तेरी जिंदगी अकारत है। और कितनी नस्लें, हमारी कितनी जनरेशंस इस प्रकार के में जब्त हो गई, बर्बाद हो गई, फना हो गई।
तो पूरा शेर बोल के मेरा मैसेज इसी शेर में है। मेरे सारे नौजवानों के लिए मैं अर्पण करता हूँ इस शेर को कि यार तुझे रोने का सलीका भी नहीं, तू जानता ही नहीं अश्क होते हैं बहने के लिए या बहाने के लिए, और कितने परवाने यहाँ जल गए राज ये पाने के लिए कि होती है क्षमा जलने के लिए या जलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इस तरह सर ने जैसे हमें बताया, तो जो अंदर की जो आपकी आवाज है उसको पहचानो और जो खूबियां है उसको बाहर निकालो और ज्यादा से ज्यादा खूबियों पे काम करो और अपने आप को तराशने के लिए उसकी जो भी कोई कीमत है वो तो देनी पड़ती है, बट वो तराशने के बाद जो हाथ में आता है वो ही असली सोना रहता है। सर ने जैसे बताया, तो उस राह पे अगर आप चलोगे और प्रॉपर वे से काम करोगे तो आपको भी अपनी उपलब्धि जो है वो हासिल होगी। सर आप आए और हमें इतनी अच्छी मार्गदर्शन की, तो धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आप यंग जनरेशन के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो सर। तो ऐसा ही अपना जो काम है आप आगे ऐसे ही बढ़ाते रहिए और हमें प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।